बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का टॉपिक है जी फाइलम एपिकम्प्लेक्सा। मैं इसके नाम से शुरू कराऊंगा और कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो कि फिर वही मसला आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। अब चूँकि ये आज पीडीएफ की फॉर्म में बुक आपके सामने है और जो मसला बनता था डायग्राम सेंड करने वाला वो नहीं होगा, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम जो कि अब आपको खुद उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या और कैसे हल होंगे। फाइलम का नाम है एपिकम्प्लेक्सा और ये प्रोटोजोआ का एक बहुत ही अहम फाइलम है। अहम इस रेफरेंस से है कि हम इसको देख रहे हैं ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे अगर हम बायोलॉजी के रेफरेंस से देखें तो फिर तो उसकी खास अहमियत नहीं है, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही खास अहमियत का हामिल है। याद रखिए कि किसी भी फाइलम का नाम बहुत खास अहमियत का हामिल होता है। जिस लफ्ज़ से या जिस चीज़ से ये नाम निकाला गया है वो आपके लिए बिल्कुल अननोन है। आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि इस फाइलम का नाम एपिकम्प्लेक्सा क्यों रखा गया है। मैं सबसे पहले जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका नेम है। फाइलम का नाम जिस टेक्निकल चीज से डिराइव है उसका नाम है एपिकल कॉम्प्लेक्स। आप इस नाम से पहले से वाकिफ नहीं। फिर सुन लीजिए, इस फाइलम का नाम जिस चीज के ऊपर बेस कर रहा है दैट इज एपिकल कॉम्प्लेक्स। और एपिकल कॉम्प्लेक्स एक ऐसी चीज है आप इससे वाकिफ नहीं हैं। अब चूंकि आज जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अब पीडीएफ की फॉर्म में बुक आपके सामने है, लेकिन अब एक्स्ट्रा डायग्राम कोई शेयर नहीं हो सकती है। मैं अब ये खासा तंग करता है पीडीएफ फॉर्म में जब कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल अब आपने नेट से सर्च करना है। अब नहीं, बल्कि क्लास खत्म होने के बाद जब आप फारग हो जाएंगे 1 बजे के करीब, आपने नेट से इमेज और डिस्क्रिप्शन दोनों यानी फाइल्स देखनी है। इमेज में से कोई ना कोई फाइल आपको मिल जाएगी और वो होगी, आपने जस्ट टाइप करना है गूगल पे एपिकल कॉम्प्लेक्स और इमेज में जाना है तो आपको बहुत से इमेज मिलेंगे। उनमें से कुछ प्लाज्मोडियम के होंगे, कुछ एपिकल कॉम्प्लेक्स के होंगे, कुछ प्लाज्मोडियम के एपिकल कॉम्प्लेक्स के होंगे और कुछ अदर जानदारों के एपिकल कॉम्प्लेक्स के होंगे। ये आपका पहला होमवर्क है, यूं समझिए। वैसे इससे पहले मैंने एक टेबल दिया था आपको कि टेबल याद करना है, वो चूंकि सिलेबस का हिस्सा है। ये आपका होमवर्क है ताकि आप भी ढूंढें, चेक करें कि चीज़ें कैसे चेक होती हैं, कहाँ से चेक करते हैं। आपने नेट से एपिकल कॉम्प्लेक्स सर्च करना है, उसको देख के उसकी डायग्राम ड्रा करनी है और वो डायग्राम ड्रा करके अपने पास महफूज रखनी है। और आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया हुआ है ना स्टडी के लिए। मैंने कहा था कि आप चैटिंग के लिए एक अलग ग्रुप बना सकते हैं, उसमें सेंड करनी है यस सर। वो अपने अपने गर्ल्स का ग्रुप है। जी जी बिल्कुल। गर्ल्स के ग्रुप में और बॉयज़ ने अपना ग्रुप बनाना है और उसमें वो अपने सेंड करना है। और ज़ाहिर है उस ग्रुप में आप मुझे भी रखेंगे। इस पे सेंड नहीं करना है, जो ऑफिशियल ग्रुप है इसमें सेंड नहीं करना है, बल्कि जो स्टडी ग्रुप आप लोगों ने बनाए हैं अपने उसके अंदर आपने सेंड करने हैं। और मुझे ज़ाहिर है उस ग्रुप में शामिल कर लीजिए ताकि वो मैं देख लूँ कि किस किस ने क्या भेजा है। या एक अल्टरनेट हो सकता है, अल्टरनेट ये है कि मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, आप मुझे उस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दीजिए। वो ये फिलहाल आप सर्च करें, फिर आपको बता दूंगा अब आपने कहाँ पे सेंड करना है। जी। अब एपिकल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी शेप क्या है, वो क्या चीज़ है, ये सब आपने नेट से सर्च करना है। मैं इसको सिर्फ तारुफ करा देता हूँ। प्लाज्मोडियम या किसी भी ऐसे जानदार जिसका ताल्लुक इस फाइलम से हो और वो पैरासिटिक हो, उसके एक सिरे के ऊपर अब यूं से जैसे आपकी बॉल पॉइंट है, अपने हाथ में एक बॉल पॉइंट को पकड़ें और उसकी जो लिखने वाली साइड होती है, चोंच जो निकली होती है, उसको सामने रखें। आप इसकी मदद से किसी चीज़ को, किसी दूसरे बंदे को जो होकर देखें उसको चुभती ही महसूस होगी। बिल्कुल ऐसे ही प्लाज्मोडियम की बॉडी में एक सिरे के ऊपर जो एपिकल कॉम्प्लेक्स है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से ये किसी दूसरे होस्ट सेल में, इंसान के सेल में या मॉस्किटो के सेल में एंटर हो सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। उसका स्ट्रक्चर आपने खुद अपने से चेक कर लेना है। मैंने एपिकल कॉम्प्लेक्स के एपिकल का के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एपिकल कॉम्प्लेक्स का तारुफ करा दिया है। उसकी डायग्राम्स और डिस्क्रिप्शन मुख्तसर सी, बिल्कुल मुख्तसर डायग्राम चाहिए। डायग्राम ज़ाहिर पूरी होगी, लेकिन उसका तारुफ सिर्फ एक पैराग्राफ की हद तक आपने खुद नेट से देख के लिखना। पहला पॉइंट हो गया। और ये पहला पॉइंट दोबारा चेक कीजिएगा, आपके बुक में सामने ही जो लिखा हुआ है एपिकल कॉम्प्लेक्स फॉर पेनिट्रेटिंग होस्ट सेल्स, तारुफ मैंने करा दिया है, वजाहत कर दी है। पॉइंट नंबर 2, सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये वजाहत दिल फिक्र है, सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इसके दो मतलब हैं। इसका एक मतलब तो ये हो सकता है जो कि लिखा हुआ है ज़ाहिर के, इसमें एक ही किस्म का न्यूक्लियस होता है और एक ही न्यूक्लियस होता है। इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि इसमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हर किसी में नहीं, क्योंकि इस फाइल में और भी मेंबर्स हैं।
न्यूक्लियस एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा भी हैं तो वो सब एक किस्म के ही होंगे। अब देखिए कि जो नेक्स्ट फाइलम आएगा हमारा सिलियोफोरा, उसमें 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, उसका कैरेक्टर है 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, इसका कैरेक्टर है सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये भी याद रखिए कि किसी भी चीज़ की पहचान, फिर सुन लीजिए, हम किसी भी चीज़ की पहचान उसके ख़ास कैरेक्टर से करते हैं, और ख़ास कैरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब है कि मुख्तलिफ जानदार में वो कॉमन नहीं होने चाहिए, वरना फिर उसकी पहचान नहीं हो सकती। 2 हम कैरेक्टर्स हो गए। तीसरा कैरेक्टर, नो सिलिया एंड फ्लैजिला एक्सेप्ट इन सर्टेन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। आमतौर पर इनमें ना तो सिलिया होते हैं ना ही फ्लैजिला होते हैं, स्वाय शाज़ नादर कुछ वो स्टेज जब रिप्रोडक्शन हो रही होती है वहां पे पॉसिबिलिटी है कि सिलिया या फ्लैजिला मौजूद हो, लेकिन इनकी अपनी बॉडी को ये नहीं होता। चौथा करेक्टर आपके बुक के मुताबिक, लाइफ साइकिल दैट टिपिकली इंक्लूड asexual शाइजोगनी और स्पोरोगनी एंड सेक्सुअल गैमेटोगनी। इसने 3 फेज का नाम दिया है यहाँ पे, फिर आगे इसकी वजाहत होगी। ये तमाम अल्फाज वजाहत तलब हैं, और आगे जब डिटेल में जाएंगे फिर वहां पे इसकी वजाहत होगी। अब आपकी बुक ने सिर्फ ये 4 कैरेक्टर दे के इसको स्टॉप कर दिया। इसका मतलब यही नहीं है कि इसके पास सिर्फ यही 4 कैरेक्टर हैं। मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मोस्ट, इनकी जो मेजॉरिटी है दे आर पैरासिटिक, दे आर मोस्टली पैरासिटिक, ये 5वां पॉइंट है। और छठा पॉइंट के जो पैरासाइट हैं दे आर मोस्टली पैथोजेनिक। पैरासाइट अगर साथ डिजीज भी काज कर रहा हो तो वो पैथोजेनिक होता है। दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं कैरेक्टर को, दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल, वैसे एग्जांपल बहुत सी हैं लेकिन जो मशहूर एग्जांपल है जिससे पहले से वाकिफ हैं वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज द बेस्ट एग्जांपल। एग्जांपल भी एक सेपरेट हेडिंग। याद रखिए हम फाइलम्स को जब याद करते हैं तो उसमें उसके कैरेक्टर्स के साथ साथ तो उसकी एग्जांपल भी आपके जहन में होने चाहिए। जो बाकी एग्जांपल हैं वो भी आगे डिस्कस होंगे जो कि आपके लिए फिलहाल गैर मारूफ हैं। अब फाइलम एपिकम्प्लेक्सा की एक क्लास का नाम, अब यहाँ याद रखिएगा एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। आपके पास जो कि बुक है ये अमेरिकन बुक है। इसने जो चीज़ों का तलफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है वो भी अमेरिकन है। इसने अमेरिकन इंग्लिश में लिखी हुई है, बुक अमेरिकन है, लिखी हुई अमेरिकन इंग्लिश में गई हुई है, और इसने जो तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है वो भी अमेरिकन है। मैं जिस दौर में पढ़ा हुआ हूँ मैं ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ा हुआ हूँ, मेरा तलफ़्फ़ुज़ ब्रिटिश होगा, और मैं बाज़ जगह पे आपकी बुक से वेरी करूँगा। बुक में कुछ और लिखा होगा, मैं कुछ और बोल रहा होऊँगा। मसलन इसने स्पोरोज़ोइया तलफ़्फ़ुज़ किया है, मैं इसका तलफ़्फ़ुज़, चूँकि मैंने इसको स्पोरोज़ोआ के नाम से पढ़ा हुआ है, ओल्ड क्लासिफ़िकेशन में इसका नाम स्पोरोज़ोआ था। मैं रूटीन में इसको स्पोरोज़ोआ ही बोलूँगा, स्पोरोज़िया ज़ोइया नहीं कहूँगा। ये मेरा डिफरेंस बता दिया है कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर क्लासिफ़िकेशन में डिफरेंस मौजूद है, और ये ब्रिटिश और अमेरिकन सिस्टम का डिफरेंस भी मौजूद है। बहरहाल ये था जी। अच्छा, अब इस क्लास का नाम जो स्पोरोज़ोआ मेरे मुताबिक और स्पोरोज़ोई आपकी बुक के मुताबिक जो क्लास है, इसका नाम रखने का रीज़न ये है कि इस क्लास के मेंबर्स में लाइफ साइकिल के दौरान एक ऐसी स्टेज आती है जिसको हम स्पोर या सिस्ट का नाम, जो कि आपको याद होगा पीछे जिक्र हो चुका हुआ है, ये लगभग आ चुका हुआ है, और ये सिस्ट को सिस्ट कहलाता है। और इसके डायग्राम और कुछ चीज़ें अभी हम आगे चल के देखेंगे। ये तो ये तारफ था जी। अब इसमें आगे कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो टेक्निकल। समझ नहीं आई। जी अरोज, आपको किस बात की समझ नहीं आई ये बताइए। सही है, जो अभी आपने तारीफ है ना, मेरी तरफ आवाज नहीं, शायद सिग्नल प्रॉब्लम था, सही आवाज नहीं आई। बट अब सिग्नल प्रॉब्लम आपकी तरफ है, मेरी तरफ नहीं है। ये दोबारा डाउनलोड हो जाएगा, इसको मैं अपलोड कर दूंगा नेट से, तो आप वहाँ से दोबारा सुनिएगा। क्योंकि अगर एक एक बच्चा ऐसे गाना शुरू जो मुझे आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर मेरे लिए मुमकिन नहीं है मैं सिलेबस को कोर्स करूँ। सिलेबस बहुत लंबा है, मुझे 6-6, 7-7 चैप्टर कवर करने हैं 1 महीने में, तब जाकर सिलेबस आपका कवर होना है, क्योंकि आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है सिर्फ पहले महीने में। जी हमारा अब आगे हम डिटेल की तरफ जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के हवाले से। अब यहाँ पे डायग्राम मौजूद नहीं है, आपकी बुक की खामी है, इसमें डायग्राम मौजूद नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, एक बहुत अच्छी बुक, याद रखिएगा मिलर, मैं पहले कह चुका हूँ, मिलर जनरल जोलॉजी की बुक है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू सारे का सारा एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक जोलॉजिस्ट की नज़र से जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरे लिए ये जस्ट एक आम सी किताब है जो बीएससी लेवल के बच्चों के लिए, मैक्सिमम बीएससी लेवल के बच्चों के लिए। अगर आपने जोलॉजी समझनी है, पढ़नी है, तो फिर ये किसी खास अहमियत की हामिल नहीं है। इससे बहुत अच्छी किताबें मौजूद है मार्केट में जो कि
अब मैं एक ऐसी बुक का नाम लेने लगा हूँ जिसका ताल्लुक zoology के स्पेसिफिक पॉइंट से है। बहरहाल वो जिसने लिखी हुई है उसका जो चैप्टर, बुक तो zoology की है, लेकिन उसका ये चैप्टर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो टेक्निकल टर्म में बोलूँगा वो आपको उस बुक से मिल सकती हैं। आप नेट से लेना चाहें तो नेट से मिल सकती हैं। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि मैं इसको जर्नल डिस्कस कर दूँ। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि मैं इस जर्नल को यहाँ पे डिस्कस करने की बजाय जब प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आपके सामने डिस्कस करूँगा तो उसके अंदर डिस्कस करूँ, उसमें सब कुछ मैं दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दूँगा। एक चीज़ दो बार बयान करने के आपके सामने, मैं उन चीज़ों को एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइफ साइकिल के अंदर। दोबारा गौर कीजिएगा, आपके सामने जो डायग्राम नज़र आ रही है, डायग्राम हम कल पढ़ चुके हैं। इसके दाएं तरफ जो लिखा हुआ है ये सारे का सारा लाइफ साइकिल है। और इस लाइफ साइकिल को बजाय यहाँ पे समझने के हम जब हम प्लाज्मोडियम को डिस्कस करेंगे, प्लाज्मोडियम की डायग्राम जो अगले पेज पे है, मैं ये तमाम अल्फाज वहाँ पे एक्सप्लेन करना पसंद करूँगा। अब सिर्फ एक प्रॉब्लम होगी आपके लिए, और वो प्रॉब्लम ये होगी कि इसकी डायग्राम इम्प्रॉपर है, इनकम्प्लीट है। मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा, मैं बता देता हूँ आपको कि ये डायग्राम आपने कहाँ से लेके स्टडी करनी है। मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। सब नजर आ रहा है मेरा कर्सर? ये लिवर है, ये प्रोसेस आरबीसी में हो रहा है, यहाँ पे सैचुरेशन जस्ट शुरू हुई है, ये मॉस्किटो नजर आ रहा है, इधर भी ये मॉस्किटो है, इस तरफ ये मैन है, और ये मॉस्किटो की बॉडी में जो कुछ हो रहा है। हमने इस लाइफ साइकिल के रेफरेंस से मलेरिया को स्टडी करना है, लेकिन मैं अपने तरीक़ाकार से इसको डिस्कस करूँगा। मैं पहले मलेरिया का तारुफ करूँगा, मलेरिया बुखार का, उसकी टाइप्स का जिक्र करूँगा, मच्छर का जिक्र करूँगा, फिर मैं लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करूँगा। अब चूंकि मच्छर के नाम से आप पहले से वाकिफ हैं, आई एम श्योर आप सब लोग समझते हैं कि मच्छर क्या होता है और मच्छर किस काम आता है, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। बहरहाल अब हो गया इसको, व्हाट हैपेंड? समथिंग रॉन्ग? जी ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गया जी। जी इसको पास कर दो। स्टॉप भी थी, किसने मुझे याद नहीं कराया क्योंकि वो सामने नहीं था मेरे इस वक्त। तो अब कुछ टॉपिक मेरे मिस हो गए हैं, मुझे इसको दोबारा बोल देता हूँ। सिर्फ चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी प्लाज्मोडियम की बहुत सी टाइप्स हैं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दीज आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। इनसे मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स होते हैं। सबसे मशहूर मलेरिया वो है जिसमें एक दिन बुखार और एक दिन छुट्टी होती है। इसके अलावा एक दिन बुखार, दो दिन छुट्टी और एक दिन बुखार। और इसके अलावा तीसरी चौथी किस्म वो है जिसमें इरेगुलर या मुसलसल बुखार रहता है। आप नेट से सर्च कीजिएगा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो वहाँ पे आपको इससे बेहतर डायग्राम मिल जाएंगे। ये डायग्राम मिलर की है और बहुत मोटी डायग्राम है, लेकिन जब आप नेट से सर्च करेंगे, मैं कुछ लफ्ज़ बोल रहा हूँ, अगर आप उसको नोट कर लें इसके साथ साथ। ये एक मच्छर है, ये एक मच्छर है फिब्रेमटीज। ये इस इंसान को काट, ये बाजू नजर आ रहा है, इंसान को काट रही है। जब ये काटेगी खून चूसने के लिए, तो इसके जिस्म से जरासीम, ये जरासीम स्पोरोजॉइट्स है और इनमें एपिकल कॉम्प्लेक्स मौजूद है। इंसान के ब्लड में दाखिल हुए, ब्लड से होते हुए ये इसके लिवर में चले गए। इस मच्छर के काटने से इन जरासीम के लिवर में जाने तक और लिवर में ग्रो होने तक जो पीरियड है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये 14 दिन का अरसा होता है, 12 से 14 दिन लगते हैं, उसके बाद मलेरिया होता है। जब इंसान को मच्छर काटता है जरासीम वाला, तो मलेरिया को होने में 12 से 14 दिन लगते हैं। इस 12 से 14 दिन के टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये लफ्ज़ और बीमारियों में इस्तेमाल भी होता है। अब टेक्निकल लफ्ज़, ये जैसे ही ब्लड में दाखिल होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे जिगर में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है, मैं टेक्निकल नाम बोल रहा हूँ, आपकी बुक में नाम नहीं है, नाम को खास तौर पर नोट करना है। टेक्निकल नेम है एक्सो अरिथ्रोसिटिक साइकिल। ई एक्सो स्पेलिंग है, एक्सो अरिथ्रोसाइट वही स्पेलिंग है जो रेड ब्लड सेल के होते हैं। एक्सो अरिथ्रोसिटिक साइकिल, लाइफ साइकिल का पहला हिस्सा लिवर में हो रहा है, नाम है एक्सो अरिथ्रोसिटिक साइकिल। और इसकी जो स्टेज है वो तकरीबन 12 से 14 दिन की होती है और ये इनक्यूबेशन पीरियड भी है इसका। इसके अंदर अब यहाँ पे स्टेजेस नहीं दिखाई हुई। जब ये मच्छर से आने वाला जरसुमाइनी प्लाज्मोडियम लिवर में दाखिल होता है,
اس میں یہاں پہ جو پروسیس ہو رہا ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے، لفظ پہ غور کیجیے گا، شائزوگنی، یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، آپ اس نام سے واقف نہیں ہیں۔ شائزو کا لفظ ہوتا ہے پھٹ جانا، لفظی مطلب، لیکن شائزوگنی جو کہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، اٹ از انڈیکیٹنگ ملٹیپل فشن۔ آپ نے بائنری فشن کا نام پہلے سے پڑھا ہوا ہے، یہ ملٹیپل فشن کو شو کر رہی ہے، ایک ہی جاندار تقسیم ہو کے ڈیوائڈ ہو کے بہت سے جانداروں میں تبدیل ہو رہا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے سائز کے جراثیم آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسپوروسائٹ لمبا تھا اور یہ چھوٹے سائز کے ہیں، اور یہ لیور میں ڈیولپ ہوئے ہیں، یار ایک ڈیوائڈ ہوا اس سے بہت سے جراثیم بنے، وہ مزید سیل میں چلے گئے، مزید ڈیوائڈ ہوئے، ہوتے ہوتے یہ ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس پورے پروسیس کو شائزوگنی نمبر ایک ٹیکنیکل لفظ ہے، نمبر دو دوسرا لفظ جو میں نے استعمال کیا تھا بولا تھا وہ تھا ایکسو ریتھروسیٹک سائیکل۔ اب یہاں جب جراثیم نکلتے ہیں آفٹر 12-14 ڈیز، یہ جراثیم جب نکلتے ہیں تو یہ میروزائٹس ہیں، یہ آر بی سی پہ اٹیک کر رہے ہیں، یہ دوسرا سائیکل شروع ہو گیا، آر بی سی میں دوسرا پروسیس شروع ہو گیا ہے، اور اس پروسیس کا نام اب پھر نوٹ کیجئے، یہ جہاں میں نے اب کرسر رکھا ہے یہاں جو ہو رہا ہے اس کا نام ہے ایریتھروسیٹک سائیکل۔ اس دوسری سٹیج کا نام ہے ایریتھروسیٹک سائیکل، وہ سائیکل جو آر بی سی میں ہوتا ہے، یہ آر بی سی دکھائے ہوئے ہیں، ڈائیگرام اس کے اچھے نہیں ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں میلر کی ڈائیگرام میلر جیسے ہی ہے، یہ بہت اچھی ڈائیگرام نہیں ہے۔ آر بی سی گول ہوتے ہیں، اس نے بیزوی بنایا ہے انسانوں کے، یاد رکھیے ہم انسان کی بات کر رہے ہیں چونکہ انسان میں دکھایا گیا ہے، انسانوں کے آر بی سی گول ہوتے ہیں، بیزوی نہیں ہوتے ہیں، اس نے بیزوی دکھائے ہیں۔ یہاں پہ یہ آر بی سی کے اندر میرزٹ داخل ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی بہت سی سٹیجز آتی ہیں، چینجز آتی ہیں جو یہاں ڈائیگرام میں نہیں شو کی گئی، آپ ان کو نیٹ سے چیک کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں امیبائڈ سٹیج، رنگ سٹیج وغیرہ نظر آئیں گی، اور آخر کار پہ یہ بہت سے ڈیوائڈ کریں گے، مزید میرزٹ بن جائیں گے، یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ صرف 2 دن بعد اگر فرض کیجیے 12-14 دن یہاں لگے ہیں، 2 دن یہاں پہ، اور جیسے ہی جراثیم زیادہ ہو جائیں گے، چونکہ بہت زیادہ جراثیم جب نکلتے ہیں لیور سے تو آر بی سی بہت زیادہ متاثر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ جراثیم داخل ہوئے، ڈیولپ ہو رہے ہیں، آخر کار یہ سیل پھٹتا ہے، جراثیم باہر نکل آتے ہیں، وہ ایک دن کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر اگلے جراثیم اگلے سیل میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس پروسیس کو جس کو میں نے نام دیا ٹیکنیکل ایریتھروسیٹک سائیکل، یہ ملیریا فیور سٹیج ہے، اسی سٹیج میں 1-2 دن کے اندر اندر یہ مریض کو ملیریا ہو جاتا ہے۔ اب بیماری کس طرح سے ہوتی ہے؟ نمبر 1 سردی لگتی ہے، شدید سردی، کئی گھنٹے سردی لگتی ہے، سردی لگنے کے بعد مریض آہستہ آہستہ اس کو گرمی لگنا شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کو شدید بخار ہو جاتا ہے، اور آخری سٹیج پہ پسینہ آتا ہے 24 گھنٹے کی، یہ سب کچھ 24 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا، سردی کا عمل، بخار کا عمل، جب سردی ہوتی ہے جسم انتہائی کپکپاتا ہے، اتنا کپکپاتا ہے کہ گرمی کے موسم میں بھی اگر بندے کو رضائی دیتے ہیں وہ تب بھی کپکپاتا رہتا ہے، شیورنگ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس کے بعد سردی ختم ہونا شروع ہوتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، آخر کار بخار جب بہت زیادہ جاتا ہے اس میں وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، سر درد ہوتا ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے کہ اس کو پسینہ آنا شروع ہوتا ہے، اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ اس کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں جیسے کسی نے پانی ڈال دیا اس کے اوپر، اس کو ڈرنچنگ کہتے ہیں، اور آخر کار وہ جراثیم 24 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ داخل ہوتے ہیں ادر سیلز میں، اور اگلے دن ایک دن کی ٹائم وقفے کے بعد اگلے دن پھر دوبارہ یہی پروسیس ایسے ہی، اور یہ عمل انڈیفینٹ چل سکتا ہے۔ یہ ہے جی ملیریا فیور سٹیج۔ اب انہی میں سے کچھ سیل ماڈیفائی ہو جاتے ہیں، اس تصویر کو اور دیکھنا، یہاں پہ صرف میل فیمیل کا نشان لکھا نظر آ رہا ہے، دے آر کالڈ گیمیٹوسائٹ، یہ جو میروزائٹ بن رہے ہیں یہاں پہ، یہ میروزائٹ کہلاتے ہیں جو بنتے ہیں آر میں، ان میں سے کچھ ماڈیفائڈ ہو جاتے ہیں، اور میل اور فیمیل گیمیٹوسائٹ، میل گیمیٹوسائٹ اور فیمیل گیمیٹوسائٹ، اس گیمیٹوسائٹ کے بننے کے عمل کو گیمیٹوگونی کہیں گے، دس از گیمیٹوگونی۔ اس کا اگلا سٹیپ، اب یہاں پہ ایک اور مچھر، یہ ایک مچھر ہے جو اس انسان کو کاٹ رہا ہے جس کو ملیریا ہوا ہوگا، اور یہ فیمیل انوفیلیز جب خون چوسے گی تو ساتھ یہ گیمیٹوسائٹ بھی اس کی باڈی میں چلے جائیں گے۔ اگلا پروسیس اس مچھر کی باڈی میں ہوگا۔ اب فیمیل کی باڈی میں یہاں پہ غور سے دیکھنا ہے، وہ جو گیمیٹوسائٹس نے سکی ہیں، یہ جو پتلے والے ہیں یہ میل یا سپرمز ہیں، اور جو بڑے والا موٹے والا ہے وہ فیمیل ہے۔ آخر کار ایک سپرم ایگ کے ساتھ، اس کو میل گیمیٹ فیمیل گیمیٹ کہہ سکتے ہیں، ایک سپرم ایگ سے ملنے میں کامیاب ہو جائے گا، فرٹیلائزیشن ہو جائے گی، فرٹیلائزیشن کو سنگیمی، فرٹیلائزیشن کے لیے ٹیکنیکل لفظ ہے سنگیمی، یہ لفظ ایک بار پیچھے بھی آ چکا ہے بک میں، غالباً وہاں میں نے ایکسپلین نہیں کیا تھا یہ سنگیمی۔
اور zygote بن گیا. یہاں پہ سیکس سولوبل کیا دیکھیے گیمیٹوگونی یہاں پہ ہوئی ہے لیکن سٹارٹ ہوئی ہے, گیمیٹوگونی سٹارٹ ہوئی ہے, ہوئی نہیں ہے, سٹارٹ ہوئی ہے. پروسیس یہاں مکمل ہو گیا ہے, میل فیمیل گیمیٹس مکمل یہاں بنے ہیں, فرٹیلائزیشن ہوئی ہے, تو تب جا کے زائگوٹ بنا ہے. سیکریشن یہاں شروع ہوتی ہے, یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے, اور یہ ڈسکرپشن مرر کی اپنی ورڈنگ سے بھی میچ نہیں کرتی ہے. اس نے جو لفظ استعمال کیا تھا کہ کون سی چیز کہاں پہ سیکریشن کہاں پہ ہوتی ہے. یہ زائگوٹ موو کر کے اسٹومک کے پیچھے چلا جاتا ہے. اس کی بھی اسٹیجز ہیں, اس کے درمیان میں ایک اسٹیج آتی ہے جس کو وہ کائنیٹ کہتے ہیں, وہ موو کر کے اسٹومک کے پیچھے جائے گا, اس کو وہ سسٹ کہتے ہیں. یہ وہ سسٹ ہے جس کی بیس پہ یہ لفظ پیچھے جو امپورٹنٹ لیٹر تھے وہاں بھی ایکسپلین ہوا تھا. وہ سسٹ کا لفظ اس اسٹیج کے لیے ہے جس کو سپور کا نام بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بہت عرصے تک رہ سکتے ہیں, اور جب مچھر یہی مچھر کسی کو